तो सबसे पहले हमें जो उनकी संसद है ब्रिटिश की, उसको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि उन्होंने भारत में किस तरीके से नियंत्रण किया। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाला जो सबसे बड़ा दल था वो था कोड ऑफ डायरेक्टर, COD, कोड ऑफ डायरेक्टर। ये कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, तो इस कोड ऑफ डायरेक्टर में जो थे वो शेयर धारक थे। जिन्होंने इस कंपनी का शेयर ले रखा था वही इसके सदस्य बने। इनके बीच ही चुनाव होता था और उसी में वो मेन मुखिया बन जाते थे। तो ये एक तरीके से सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसी के आधार पर सारे डिसीजन भारत में लिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार को पता चला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण करना स्टार्ट कर दी। और इसके नियंत्रण की शुरुआत हुई बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ। 1765 से 72 बंगाल में द्वैत शासन चला और 72 के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने उस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। जैसे ही समाप्त किया तो ब्रिटिश संसद ने 1773 का अधिनियम बनाया और इस 1773 के अधिनियम से ही शुरुआत मानी जाती है ब्रिटिश सरकार की भारत के अंदर इंटरफेरेंस। पहला काम तो इन्होंने ये किया कि पहले ये कोड ऑफ डायरेक्टर जो थे, इसमें जो शेयर धारकता मिलती थी वो 500 रुपए के पौंड में मिलती थी। उनकी करेंसी 500 पौंड में मिलती थी। लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, 500 पौंड नहीं, अब 1000 पौंड में किसी को शेयर धारक बनना है तो उसको 1000 पौंड देना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ गुने चुने लोगों को ही क्यों फायदा उठाना दिया जाए भारत का। हम भी भारत में जाना चाहते हैं, हमें भी फायदा मिलना चाहिए भारत में। जब भारत को गुलाम बनाया है तो हम लोग क्यों नहीं व्यापार कर सकते। इस वजह से भी ब्रिटिश संसद पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। इसीलिए ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कुछ चीजें करती थी। पहले कोड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता था, प्रति वर्ष इलेक्शन होता था, हर साल चुनाव होता था। तो कुछ शेयर धारक निकलते थे, कुछ बनते थे। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, चुनाव जो होगा वो 4 वर्ष में, चुनाव 4 वर्ष में। ये अपना कुछ फायदा देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग सदस्य जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि हो वो ही कोड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो जा रहे हो, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भाई इसके हर साल चुनाव हो। और फिर उसके बाद एक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आते हैं पिट्स, और उन्हीं के टाइम एक एक्ट आता है 1784 का पिट्स अधिनियम। और पिट्स अधिनियम के द्वारा होता क्या है कि द्वैत शासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी ज्यादा करप्शन चल जाता है। तो इनके जो प्रशासनिक अधिकारी है कोड ऑफ डायरेक्टर के, वो अपना निजी व्यापार करने लग जाते हैं। और निजी व्यापार जब करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा हानि होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे लेने के लिए जाती है ब्रिटिश सरकार के पास, और ब्रिटिश सरकार को यही सुनहरा ऑप्शन मिलता है। तो ब्रिटिश सरकार उनको कहती है ठीक है भाई, पैसे तो हम दे देंगे लेकिन आपको हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। फ्री में पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्या पता आप लोग फिर से डुबा दो। और इसके लिए हम आपके अंदर कुछ सुधार करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों कैसे सुधार करोगे, बोले लो 1784 का पिट्स अधिनियम हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। और इस पिट्स अधिनियम के तहत एक और संगठन बनेगा जो ब्रिटेन में आप लोगों को नियंत्रित करेगा, और संगठन का नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं, जिसे बीओसी भी कहते हैं, ये नियंत्रित करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि को जो भारत में कर रही है। और पहले कोड ऑफ डायरेक्टर को ही जो गवर्नर हुआ करता था उसे चुनने का अधिकार था। तो गवर्नर को जो चुनता था वो ये कोड ऑफ डायरेक्टर ही था, चुनाव का अधिकार। लेकिन गवर्नर को वापस बुलाने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया और बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को तुम जो भी काम करोगे वो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बता के करोगे। किसी भी राज्य के साथ संधि की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताओगे, तुमने कोई व्यापार किया तो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताओगे, तुमने किसी की चुनाव किया तो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाओगे। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस व्यक्ति को वापस ले ले और उस गवर्नर को या उस प्रशासनिक अधिकारी को पद से हटा सकता है। ये सारी पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास होगी। तो ऐसे धीरे धीरे भारत में यहीं से स्टार्ट हुआ द्वैध शासन। द्वैध शासन कैसे? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार। एक तरफ कोड ऑफ डायरेक्टर जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें ब्रिटिश संसद है। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत इस 1784 के अधिनियम से हुई। और ब्रिटिश वालों से जब हमने पूछा कि भैया आप लोगों ने जानबूझ के हमें गुलाम बनाया, बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई पर्पज ही नहीं था, हम लोगों ने गुलाम नहीं बनाया, एक निजी कंपनी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आप लोगों को गुलाम बनाया। तो हम बोले अगर उन लोगों ने हमें गुलाम बनाए थे तुम्हारे अधिनियम क्या कर रहे थे? मान लेते हम उन लोगों ने गुलाम बनाया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के धीरे धीरे अधिनियम आना और फिर उसके बाद 1858 तक आप पूरी तरीके से भारत को नियंत्रित कर लेते हैं और बोलते हैं कि आप लोग महारानी विक्टोरिया की रैयत हो, उनके किसान हो। तो ये सारी बातें इस बात को तो सबूत देती है कि आप लोगों ने पूरी एक श्रृंखला के थ्रू और पूरी एक योजना के द्वारा भारत को अपने नियंत्रण में लिया है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप लोगों ने भारत को एक दिन में वो कर दिया हो। आप लोगों ने पूरी एक योजना के द्वारा भारत को अपने अंडर किया, नियंत्रित किया है। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तब हमने इनको बताया कि आप लोग मानो या ना मानो, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने भेजा और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब्जा कर लिया तो उसके बाद धीरे धीरे अधिनियम के द्वारा आप लोग आते गए और इन सारे अधिनियमों के द्वारा ही हमें पता चला कि कैसे आप लोगों ने हमारे ऊपर नियंत्रण किया। तो उन्हीं अधिनियम की एक श्रृंखला को हम लोग देखते हैं, जिनमें से चेन हमें दिखाई देती है कि 1773 से ब्रिटिश सरकार स्टार्ट हुई। उसके बाद एक और मील का पत्थर तब आया जब 1813 में इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है, एकाधिकार जो व्यापार पे वो धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। लेकिन 1813 में बोलेंगे चीन और चाय इसको छोड़कर, और 1833 में ये बोलेंगे 20 साल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। और फिर 1853 में पहली बार भारत में सिविल सेवा के लिए एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा की बात होगी और 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाएगी। तो ये सारी चीजें एक चेन के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से हमें दिखती है। लेकिन ब्रिटिश इस बात को मानने को रेडी नहीं थे। तब हमने इनको दिखाया कि भैया आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हमें एक श्रृंखला, एक योजना दिखाई देती है और इन योजनाओं को पढ़ने को ही हम कहते हैं ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ उसको देखने की चीज। तो अब धीरे धीरे अब हम हर एक्ट को देखते चलेंगे और बीच में भी कुछ छोटे मोटे एक्ट आएंगे, उनको भी देखते चलेंगे कि उनसे भी क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, साथ में ब्रिटिश के ऊपर। ये सारे प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। तो इन सारे प्रभाव को हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का अधिनियम।
और इसकी शुरुआत हुई भारत में द्वैध शासन समाप्त होने से, और ब्रिटिश संसद को लगा अब सही समय है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी कब्जा कर लिया है और अब हम लोगों को भारत पे अपना नियंत्रण करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, और उसी का परिणाम हमें दिखाई देता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम में से है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश संसद की भारत के ऊपर कब्जा करने की। और इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान इन्होंने किए। पहली बात, ब्रिटिश सरकार की कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत इसी अधिनियम से होती है। तो कंपनी पर जो नियंत्रण किया वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ, और इसका उद्देश्य अगर हमें देखें तो एक मोटा मोटा उद्देश्य दिखता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अपने अधीन करना। ये ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम करे वो सारी चीज हमारे कहने पे करे। इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे इस पर कब्जा करने की बात भी की, और हमने देखा कैसे इन्होंने जो शेयर धारक होते थे उनकी जो चीजें थी उनको बदल दिया। जैसे पहले 500 पाउंड था, ब्रिटिश संसद ने उसे बढ़ा के 1000 पाउंड कर दिया। पहले प्रति वर्ष चुनाव होता था, लेकिन अब इन्होंने बोला 4 वर्ष का चुनाव होता है। ये सारे परिवर्तन किए, और साथ में बोला कि कोई भी कोड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल अगर कोई भी डिसीजन लेगा, चाहे वो दीवान से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो या सैन्य से जुड़ा हो, तो ब्रिटिश सरकार को उसके बारे में बताएगा जरूर। ब्रिटिश सरकार को इंफॉर्मेशन देगा कि सर हम ये करने जा रहे हैं। और इन्होंने बंगाल का जो गवर्नर था उसका भी नाम चेंज किया और उसे बोला गया गवर्नर जनरल। और बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और ब्रिटिश संसद द्वारा जो गवर्नर बना गया, गवर्नर जनरल बना गया, वो भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, वो दोनों कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और साथ में ही बोला बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ही बॉम्बे और मद्रास के प्रशासनिक अधिकारी काम करें। कहीं ना कहीं एक केंद्रीकरणीय शक्ति को बढ़ावा दिया। 3 प्रांत ब्रिटिश के थे भारत में जहां से ये नियंत्रण करते थे। इन प्रांतों में एक तो था बंगाल, दूसरा पश्चिम की तरफ मुंबई जैसे बॉम्बे, और इधर मद्रास दक्षिण में। इन 3 क्षेत्रों के द्वारा ये लोग नियंत्रण करते थे। और इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को शक्ति दी कि आप बॉम्बे के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हो और जैसे चाहो उनसे डिसीजन बनवा सकते हो। ये सारी बातें 1773 के अधिनियम में
ब्रिटिश सरकार ने बोली और बोला जब आपका मन करे तब उनसे बोलो, संधि करें, जब आपका मन करे तब उनके डिसीजन को पलट दो। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कहीं ना कहीं ज्यादा पावर दे दी, वरना पहले ये सब लोग स्वतंत्र रूप से एक तरीके से काम करते। और साथ में न्यायिक के लिए न्यायालय के स्तर पर कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। और इस सर्वोच्च न्यायालय का मेन मकसद दीवानी जो अदालत हैं, फौजदारी अदालतें जो स्थानीय स्तर पे हैं, उनकी अपील को सुनना। तो कलकत्ता की जो सर्वोच्च न्यायालय थी, ये अपीलीय न्यायालय थी, आज की जैसी हमारी न्यायालय नहीं थी। तो एक अपीलीय न्यायालय का गठन भी इस अधिनियम के तहत किया और बोला इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश जैसे अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 3 अन्य। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट। नियुक्ति करने की जो ताकत है वो ब्रिटिश सम्राट के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं। और इसी को ध्यान में रख के इन्होंने एलिजा एम्पे, एक व्यक्ति थे जो ब्रिटिश थे, एलिजा एम्पे, उनको पहली बार इस सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया। तो एलिजा एम्पे पहला सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया। और साथ में बोला गया इस सर्वोच्च न्यायालय में जो कानून चलेंगे वो सारे कानून कैसे होंगे? ब्रिटिश अंग्रेजी कानून होंगे, अंग्रेजी भाषा में ही इसमें डिस्कशन होगा। ज्यादातर टाइम ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अपील सुनेगी कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्र की, और ब्रिटिश लोग चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो उनकी अपील सुन सकती है, और किसी भारतीय की अपील भी सुन सकती है अगर दोनों पक्ष सहमत हों। तो ऐसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इन्होंने शुरुआत करी कंपनी पर नियंत्रण। तो ये भी एक योजना का हिस्सा में दिखाई देता है, और हम देखते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण किया, साथ में अपना उद्देश्य भी बनाया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और इंग्लैंड में भी नियंत्रण में लेना। साथ में शेयर धारकों की जो कुछ चीजें थी कि भाई इन आधार पर उन्हें चुना जाएगा, वो भी चेंज कर दी। 500 से 1000 पाउंड प्रतिवर्ष चुनाव से 4 वर्ष में चुनाव। और साथ में कोड ऑफ डायरेक्टर को बोला कोई भी दीवानी या सैन्य से रिलेटेड जो भी आप संधि करोगे, समझौता करोगे, हमें बताओ। और साथ में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, इसमें वॉरेन हेस्टिंग को ये पहली बार पदवी। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास जो 2 और प्रांत थे उनको भी कर दिया। और न्यायालय के स्तर पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, तो बोला उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? सम्राट। तो इस पर सबसे पहले सम्राट ने एलिजा एम्पे को नियुक्त कर दिया। तो ये 1773 का अधिनियम था जो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किया, और धीरे धीरे करके ये भारत में अपना नियंत्रण स्टार्ट करता है। अगला जो अधिनियम आया इसके ठीक 11 साल बाद हमें दिखता है जो पिट्स थे, पीएम थे, उन्हें लगा 1773 के अधिनियम में कुछ कमियां रह गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग उस तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए जैसा हम करना चाह रहे थे। तो इसलिए पिट्स भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी को और सटीक तरीके से नियंत्रण करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लेके आते, और वो भी कहीं ना कहीं इसका ही अगला चरण होता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो ब्रिटिश सरकार का दूसरा एक अधिनियम है जो भारत में नियंत्रण करना चाहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पे तो है ही, साथ में भारतीय संसाधनों पर।
तो संवैधानिक विकास के चरण में दूसरा जो विकास है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार और ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। और इसका एक और कारण, इसी टाइम अमेरिका की क्रांति चल रही थी और अमेरिका की क्रांति के बाद अमेरिका के इनके हाथ से निकल चुका था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के लाने का एक कारण था अमेरिकी क्रांति, और अमेरिकी क्रांति की वजह से ये लोग अपने एक उपनिवेश अमेरिका को खो चुके थे। तो इन्हें लगा अब भारत को ऐसे नहीं खोना, इसलिए कोशिश की थोड़ा और नियंत्रण करने की भारत में। तो भारत जैसे उपनिवेश को ना खोने के लिए और अमेरिका की क्रांति की वजह से उसे खोने के बाद ब्रिटिश लोगों ने कुछ और नियम लागू करने की सोची कि अगर और सटीक तरीके से भारत को नियंत्रण की जाए तो हमें इसको खोएंगे नहीं। तो सबसे पहली बात, उपनिवेश पर अपनी मजबूती करने के लिए जो ब्रिटिश पीएम थे पिट्स, उन्होंने इस अधिनियम को लाया और साथ में बोला कंपनी पर सरकार का नियंत्रण होगा, ब्रिटिश सरकार का, और इसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां काम करेगा? लंदन में। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होगा? ब्रिटिश का एक मंत्री, ब्रिटिश मंत्री मतलब संसद, ये इसका हेड होगा और इसमें 6 सदस्य होंगे। तो ये सारी गतिविधि देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये सारी चीजें। और बोला गवर्नर जनरल जो बंगाल में बैठा है वो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना या उसको बताए बिना कोई भी संधि या समझौता नहीं करेगा। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्वतंत्रता थी उसको नियंत्रण करने की बात की। और साथ में बोला कोड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर तो है ही, कोड ऑफ डायरेक्टर का जो हेड है या कोई भी सदस्य है वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट करेगा। आपको इनको बताना है, देखो सर हमने ये किया, ऐसे ऐसे सारे काम हुए, ये सारी चीजें आपको बतानी। और फिर दूसरा जो किया, नियुक्ति से रिलेटेड बात कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति तो कोड ऑफ डायरेक्टर करेगा, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया मतलब अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल या ब्रिटिश सरकार की बात नहीं मानी तो वापस कौन बुला लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जिसके पास किसी को वापस बुलाने की ताकत होती है तो ऑटोमेटिक वो अपनी बात मनवा लेता है। तो ये गवर्नर जनरल की हिम्मत नहीं है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के खिलाफ चला जाए, जैसे अभी होता है। अभी आईएएस अधिकारी जो होता है उसको केंद्र सरकार चाहे तो वापस बुला सकती है। तो इसलिए राज्य सरकार से ज्यादा जो नियंत्रण होता है ऑल इंडिया सर्विस पे, वो नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण, केंद्र सरकार के पास वो ताकत है जिसके द्वारा वो एक अधिकारी को वापस बुला सकती है या सस्पेंड कर सकती है। तो अधिकारी को रहता है कि भाई इनकी बात जरूर सुननी है, चाहे राज्य की सुने या ना सुने। और इसीलिए हमने बोला प्रशासनिक स्तर पर भारत में द्वैध शासन की शुरुआत इस अधिनियम ने की। एक तरफ ब्रिटिश सरकार जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, दूसरी तरफ कोड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों के माध्यम से भारत पर नियंत्रण किया जा रहा है।
तो भारत में प्रशासनिक स्तर पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिला के द्वैत शासन की शुरुआत पिट्स ने की। और पिट्स लेयर बनाना चाहते कि भाई अमेरिका तो निकल गया लेकिन इसको निकलने नहीं देंगे, और इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे नियंत्रण किया जाए। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो इन्होंने सदस्य 1773 में बनाए थे, जो 4 थे, उनको घटाकर बोला 4 की जरूरत नहीं है, 4 बहुत ज्यादा होते हैं, फालतू में पैसा कमाते हैं, 3 कर दिया गया, घटाकर 3 कर दिया गया परिषद के सदस्य। तो बोला गवर्नर जनरल को इतने ज्यादा लोगों की जरूरत क्या है, और बोला गवर्नर जनरल के पास पूर्ण नियंत्रण है बॉम्बे और मद्रास पर। तो कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की प्रक्रिया जो 1773 के अधिनियम से चली, 1784 में उसको और बढ़ा दिया गया, और बोला गवर्नर जनरल बॉम्बे और मद्रास वाले प्रशासनिक अधिकारी से जो बात कहना चाहे कह सकता है, और ये बॉम्बे और मद्रास वाले अधिकारी इनकी बात को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग देख लेंगे। और पहली बार इन लोगों ने इस अधिनियम के तरह भारत में अधिकृत प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश, कि अब आप लोग ब्रिटिश के अधीन हो। वरना पहले इन्हें क्या कहा जाता था, ईस्ट इंडिया अधिकृत प्रदेश। तो पहले इन्हें बोला जाता था कंपनी का कब्जा वाला क्षेत्र है, लेकिन अब ब्रिटिश क्या बोल रहे हैं, कंपनी का नहीं, ब्रिटिश सरकार का अधिकृत क्षेत्र है भारत। तो बॉम्बे और उसके आसपास जितना भी इनका नियंत्रण था भारत में, उसे पहली बार इन्होंने ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। तो एक तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट ने वो मजबूती दी जिसके द्वारा वो अपने पैर जमा सके भारत में। और अमेरिका की क्रांति से सीख लेते हुए इन लोगों ने भारत पर नियंत्रण किया, और अमेरिका के बाद भारत इनका दूसरा सबसे बड़ा उपनिवेश था जिसके पास इतने संसाधन थे, और वो किसी भी कीमत पर भारत पे अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इसीलिए पिट्स जो प्रधानमंत्री हैं वो हर तरीके से भारत पर नियंत्रण करना चाहते थे, और ये चाह रहे थे कि मैं जितना हो सके भारत को अपने अधीन कर सकूं। तो इस अधिनियम में हमें यही सारी चीजें दिखती हैं कि कैसे ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश के प्रधानमंत्री केंद्रीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीकरण में फायदा ये होता है कि कोई भी नीचे वाला राज्य अपने आप से स्वतंत्रता नहीं मांग सकता, और विकेंद्रीकरण होगा तो ज्यादा लोगों को आपको संभालना होगा, केंद्रीकरण होगा तो सरकार को बस गवर्नर जनरल को संभालना है और अपने आप समझ जाएंगे। जैसे आज के टाइम में भी हमारे देश में केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के पास बहुत ताकत है, और केंद्र सरकार जब मन चाहे किसी स्टेट में संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है, या फिर राष्ट्रीय आपात लग जाता है, चाहे डिमोनेटाइजेशन वाली बात हो जिसमें विमुद्रीकरण पैसे को वापस ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है। वो केंद्रीकरण स्तर पर ही इन्होंने नियंत्रण किया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी एक सोचा समझा अधिनियम लगता है, जबकि ब्रिटिश सरकार बाद में कह रही थी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तो बस संयोग था, बस पहले कंपनी ने कब्जा किया, फिर हम लोगों को लगा जब कंपनी ने कर लिया तो हम भी कर लेते हैं, वैसे कोई पर्पज नहीं था हमारा। लेकिन इसमें भी दिखता है पर्पज तो दिख ही रहा है तुम्हारा, झूठ बोलते हो कि तुम्हारा कोई पर्पज नहीं था। तो संवैधानिक विकास में पिट्स इंडिया एक्ट ये उसका अगला चरण है। ब्रिटिश ने पूरे रणनीति के तहत भारत में अपना नियंत्रण किया। तो संवैधानिक विकास का जो अगला चरण पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये ब्रिटिश की नीति का हिस्सा था, धीरे धीरे इन्होंने भारत पे कब्जा। अगला जो अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के बाद लगभग 9 साल बाद एक और अधिनियम आता है 1793 का। यह अधिनियम थोड़ा छोटा होता है लेकिन इसका भी थोड़ा सा महत्व है।
और थोड़ा सा महत्व क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा भी नियंत्रण की बात ये लोग करेंगे। संवैधानिक विकास के चरण में अगला जो प्रावधान है वो भी ब्रिटिश के लिए बहुत जरूरी था। इसके लिए ये लोग जो अधिनियम लेके आए, जिसे हम जानते हैं 1793 का अधिनियम। इसमें कुछ चीजें ब्रिटिश करना चाह रहे थे और उन्हीं चीजों के लिए बस थोड़ी सी बातें कहेंगे। 1793 के अधिनियम में पहली बात बोलेंगे, कंपनी के व्यापारिक एकाधार को, कंपनी को लाइसेंस दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी व्यापार के लेवल पे एकाधिकार है, मोनोपोली है। तो इसके एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो 20 साल के लिए कंपनी के एकाधिकार को भारत में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। मतलब उन्हें एक और लाइसेंस मिल गया कि भैया आप लोग और कर लो और लूट लो भारत को। ये सारी चीजें इन्होंने की, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ लिया भी होगा ना ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से। और बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में हमने बनाया था, इसका खर्च जो है वो भारतीय संपत्ति से लिया जाएगा। इन्होंने एक कोष बना रखा था, भारतीय कोष। उसमें भारत के जितना भी राजस्व था उसको इकट्ठा करते थे। और इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्च है वो ब्रिटिश सरकार नहीं देगी, ना ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, इसका खर्च भारतीय लोगों को उठाना पड़ेगा। जब हम लोगों ने पूछा क्यों, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप लोगों के लिए है। हम बोले हाँ दिख रहा है कैसा हमारे लिए बनाया था। तो भारतीय संपत्ति से, भारतीय खजाने से इस खर्च को वसूला जाएगा। तो ये कब तक चलाते हैं, 1919 तक ये सब चलता है। 1793 के अधिनियम में ये दो प्रावधान करते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधार के लिए 20 साल के लिए और लाइसेंस दे देते हैं कि तुम आराम से भारत को लूटो जब तक तुम्हें लाइसेंस है, निजी व्यापार करते रहो। दूसरी तरफ भारतीय खजाने पर खर्च आरोपित कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो ब्रिटिश के वहां काम करता था और जिसका हेड था ब्रिटिश का मंत्री। अगला जो अधिनियम जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 1813 का। 1813 में ही ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और ये पूरी दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति थी। तो इस औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रख के ब्रिटिश ने भारत जैसे उपनिवेशों में भी कुछ प्रावधान किए कि भाई कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। तो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के लिए ही भारत में इस अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम में बोला गया कंपनी का भारत में एकाधिकार जो इन्होंने 1793 के उसमें दिया था, कंपनी बस व्यापार करेगी। लेकिन अब कुछ निजी लोग सरकार पर दबाव डाल रहे थे, बोले कंपनी क्यों करेगी, हम लोग क्यों नहीं, हम लोगों को फायदा नहीं लेना भारत से। तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। बोले अब कंपनी नहीं, अब कोई भी ब्रिटिश का व्यक्ति या कंपनी भारत में आ सकती है और भारत में व्यापार कर सकती है, बस कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। केवल चीन के साथ जो व्यापार था वो और चाय को छोड़कर, इन दो चीजों को छोड़ दिया। इन पे एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का है, लेकिन और सब मामले में एकाधिकार को खत्म कर दिया। और इस एकाधिकार की खत्म होने की वजह से जो कंपनी के शेयर धारक हैं उनको नुकसान ना हो,
इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को 10.5% लाभ देने की बात की, पहले कर दिया। देखो भैया, हमने बोला है कि आपका एक आधार खत्म होगा, हो सकता है आपके शेयर गिर जाएं, इसलिए हम लोग आप लोगों को 10.5%, 10.5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, और आप लोग इस रिस्क से बच जाओ, इसलिए सब किया है। क्योंकि जब कंपनी का एकाधिकार था तो वो उसकी मनमानी चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे और कंपनियां ब्रिटेन से आएंगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी, चुनौती मिलेगी तो इनका लाभ कम होगा। इस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने 10.5% दिया, और साथ में बोला शिक्षा के विकास के लिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो इन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो इनके लिए क्लर्क की तरह काम कर सकें, अकाउंटिंग का काम कर सकें, अलग अलग भाषाओं में बोल सकें। ऐसे भारतीय तैयार करने के लिए 28 तरह के अधिनियम में बोला गया कि भारत में शिक्षा के ऊपर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी 28 तरह के अधिनियम में की। और भारतीय समाज और संस्कृति में अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रिटिश ने ईसाई जो धर्म को बढ़ावा देने वाली मिशनरी थी उनको भी भारत में भेज दिया। बोला ईसाई बनाने वाली मिशनरियां भारत में मुक्त रूप से आ सकती हैं, और इन मिशनरियों का मेन पर्पस भारत की समाज और संस्कृति में अपना हस्तक्षेप करना, और वो लोग यहाँ पे आके अपनी मिशनरियां गठित कर सकती हैं और जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी इन्होंने इसमें की, ईसाई मिशनरियों पर भारत में मुक्त रूप से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप की शुरुआत हुई, ये इसी के द्वारा हुआ। और 28 तरह के अधिनियम के तहत मुक्त व्यापार समझौता जो ब्रिटिश के हितों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसके द्वारा कहा कोई भी ब्रिटिश भारत में मुक्त रूप से व्यापार कर सकता है। भारतीय लोगों को इसका फायदा नहीं हुआ, कोई भारतीय ब्रिटेन में नहीं कर सकता, ब्रिटिश भारत में कर सकते हैं। तो मुक्त व्यापार समझौता भी 28 तरह के अधिनियम का हिस्सा था। तो 28 तरह के अधिनियम ने बहुत सारी चीजें चेंज की। कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से एकाधिकार समाप्त किया और मुक्त व्यापार समझौता किया। केवल चीन और चाय दो चीजों पर छोड़ा, और इससे शेयर धारकों को नुकसान ना हो इसलिए उन्हें 10.5% लाभ की बात की गई। भारत में क्लर्क तैयार करने के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद कुछ ऑफिस इनके भारत में भी खुलने वाले थे, लेबर भी चाहिए थे, कुछ क्लर्क चाहिए थे, बड़े बड़े पदों पर ब्रिटिश बने रहे। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए ईसाई मशीनरियों को भारत भेजा गया कि आप लोग जाइए, भारतीय लोगों को पागल बनाइए और धीरे धीरे उनके समाज और धर्म में परिवर्तन कीजिए, जिससे ऐसे भारतीय तैयार हो सके जो रंग रूप में भारतीय हो लेकिन आचार विचार में पक्के अंग्रेज, जो कोट पैंट पहनने की बात करें, सिगार पीने की बात करें। तो ये सारी चीजें होंगी तभी तो हमारा सामान बिकेगा, और जब आपके दिमाग में परिवर्तन नहीं होगा तो सामान बिकेगा कैसे। जैसे आज के टाइम में भी बच्चों को पिज्जा के बारे में, बर्गर के बारे में इसलिए बताया जाता है मार्केट में अच्छे से, जिससे बच्चा उस चीज पर शिफ्ट हो और ये पूरे जीवन उनका कस्टमर बन जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट इसका एक तरीका होता है, लेकिन पहले एडवर्टीजमेंट का तरीका नहीं था। तो ये जबरदस्ती भारतीय लोगों में परिवर्तन करने के लिए धर्म का उपयोग करते थे, कई बार बल का उपयोग करते थे, और भारतीय लोगों को मजबूर करते थे कि उनकी बातें मान। ऐसा ही इन्होंने किया, और मुक्त व्यापार समझौता और साथ में ब्रिटिश की ईसाईकरण की नीति, इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को अपने अंदर करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश लोगों ने की, और इसके ठीक 20 साल बाद अगला जो अधिनियम आया 1833 का अधिनियम, उसमें इसी चरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि कैसे भारत में और एक तरीके से नियंत्रण ला सकते हैं।
तो 1833 का अधिनियम इसी अधिनियम का अगला चरण था और ब्रिटिश लोगों ने इस अधिनियम के थ्रू भी भारत में अपने नियंत्रण की कोशिश की और इस अधिनियम में बात की गई और कुछ प्रावधान किए गए कैसे भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश लोगों को आगे बढ़ाया। तो इस बार बोला ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण तरीके से एकाधिकार समाप्त, मतलब अब चीन और चाय वो भी जो था वो भी खत्म। भारत से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे जो मोनोपोली थी, एक ही कंपनी थी जो सारी सामान बेच रही थी, उस सब चीज को खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें इन्होंने की और इससे जो निजी व्यापारी थे जो ब्रिटेन में थे वो बड़े खुश हुए। इनको वोट बैंक भी लेनी थी, उसके लिए भी ये किया और बोला भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन 20 साल तक बना रहेगा, मतलब अभी हम लोग आ नहीं रहे, 20 वर्ष तक बना रहेगा। 20 वर्ष के बाद हमें नहीं पता क्या होगा। और अंग्रेजों को बिना वीजा के या बिना अनुमति पत्र के भारत आने की आजादी दी। अब ब्रिटिश लोग भारत आ सकते थे, यहाँ बस सकते थे और साथ में भूमि भी खरीद सकते थे, जो उनका मन करे वो कर सकते थे। ये सारी आजादी भी इसने दे दी और पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। भारत का गवर्नर जनरल। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया? तो वो अधिनियम था 1833 और इसके अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के विलियम बेंटिक और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक, जो लास्ट वाला होता था उसी में चेंज होता। तो विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब पूरे राष्ट्र के ऊपर ब्रिटिश सत्ता के कब्जे की बात की गई और ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र ये लोग पहले बोल ही चुके थे। भारत एक ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है और ये महारानी और राजा के नियंत्रण में रहेगा। ये सारी बातें बोल चुके थे और विलियम बेंटिक ने भारतीय लोगों का थोड़ा सा भरोसा जीतने के लिए कुछ सुधार भी किए। इस अधिनियम के तहत ही भारत से दास प्रथा का अंत हुआ। इसकी बात इस अधिनियम में की गई कि भारत में दास प्रथा का अंत होगा और कहा गया किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म, वंश, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बोला जन्म, धर्म, वंश, नस्ल, इन सब के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसका कारण क्या था? अगर इन्हें भारत में व्यापार करना है तो ये सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दास लोग ही तो लेबर का काम करेंगे। लेकिन बड़े बड़े जमींदार अगर ऐसे लोगों को बंधुआ मजदूर बना लेंगे तो इन्हें लेबर कहां से मिलेगी? इसलिए भारतीय लोगों को स्वतंत्रता देना जरूरी था और बोला गया गवर्नर जनरल जो भारत का बना है विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद जो एक तरीके से विधानसभा की थी, उसे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है। भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार है, वो जो कानून चाहे बना सकता है। चाहे तो गोद प्रथा को चला सकता है, चाहे तो गोद प्रथा को बंद कर सकता है। और साथ में बोला बॉम्बे और मद्रास इन प्रांतों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कानून बनाने की शक्ति नहीं है,
इनके लिए भी कानून भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, ना कि ये। तो केंद्रीकरण की शुरुआत अभी भी जारी थी, जो 1784 से शुरू हुई, 1833 में और मजबूत होती जा रही थी। और साथ में गवर्नर जनरल की परिषद में एक और व्यक्ति को जोड़ा गया, और वो व्यक्ति विधि निदेशक, मतलब कानून के मामले में सलाह देगा इसको, गवर्नर जनरल को। और इस पर पहली बार कौन बैठे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, जो भारत में शिक्षा नीति से भी जुड़ा हुआ है, इसने अंग्रेजी भाषा को और ब्रिटिश शिक्षा को भारत में इम्प्लीमेंट किया। उसको विधि निदेशक, लॉ मिनिस्टर की तरह एक तरीके से भारत में बेचा गया। और लॉर्ड मैकाले ने इस अधिनियम को और भारत पर ब्रिटिश के नियंत्रण को और ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए बहुत सारे अधिनियम बताए, जैसे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये जो है, ये लॉर्ड मैकाले के आधार पर ही भारत में बनी हुई है, जिसके थ्रू अभी अपराध दिया जाता है। तो 1833 का अधिनियम भी एक मील का पत्थर था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण एकाधिकार समाप्त किए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक रूप से 20 वर्ष के लिए बने रहने की बात कही। अंग्रेज लोग अब भारत में बिना वीजा के, बिना अनुमति पत्र के भूमि खरीद सकते थे, रह सकते थे। अब वो उनकी जमीन बन गई। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जिस पर विलियम बेंटिक पहली बार बैठे। विलियम बेंटिक ने लेबर रिफॉर्म किए, श्रमिक सुधार कानून लाए और दास प्रथा का अंत कर दिया। बोला, जन्म, धर्म, वंश या लिंग के आधार पर किसी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद भारत के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, और बॉम्बे और मद्रास से कानून बनाने की शक्ति छीन ली। और एक विधि निदेशक के पद पर लॉर्ड मैकाले को गठित। लॉर्ड मैकाले को बोला कि आप भारत में और कैसे कानून व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, इसकी बात आप बताओ। तो 1833 का अधिनियम ब्रिटिश के लिए जैसा वो चाह रहे थे उसके अकॉर्डिंग था। और उसके जस्ट 20 साल बाद 1835 का अधिनियम आया। ये सारी चीजें एक चेन के माध्यम से धीरे धीरे ब्रिटिश वालों को जैसे जरूरत पड़ रही है, उस हिसाब से कानून और व्यवस्था को भारत में बनाया जा रहा है। जैसी उसकी जरूरत, उस हिसाब से ये बनाने की कोशिश करें। तो अगला अधिनियम 1853, 20 साल बाद। हर 20 साल बाद ज्यादातर अधिनियम लाते थे, लेकिन कभी जरूरत पड़ती थी तो पहले भी लाते थे। इन 20 साल फिक्स था। और इसमें इसने बोला, पहली बात, भारत के प्रशासन को जब तक ब्रिटिश संसद नहीं चाहती, तब तक के लिए कंपनी के अधीन रहेगा। संसद नहीं चाहती तब तक कंपनी के अधीन। इन्होंने बोला था ना कि भाई हम लोग 20 साल के लिए कंपनी को लाइसेंस देते हैं। अब उस 20 साल की जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो रहा था। 1833 से 1853 आ चुका था। तो अब इन्होंने बोला, ईस्ट इंडिया का शासन कभी भी खत्म किया जा सकता है, ये हमारे हाथ में। और कोड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उससे नियुक्ति का अधिकार भी छीन लिया। अभी ये नियुक्ति कर रहे थे, वो छीन लिया। बोला, नहीं भैया, तुम अब नियुक्ति मत करो, नियुक्ति के लिए हम एक अलग तरीका अपनाएंगे। और पहली बार बोला गया, भारत में प्रशासनिक नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जिसकी तैयारी अभी आप लोग कर रहे हो,
वही होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की बात पहली बार इसमें बोली गई कि भारत में अब एग्जाम होगा और एग्जाम के बेस पे मेरिट निकलेगी और उस मेरिट के बेस पे डिसाइड होगा कौन सिविल सेवा में जाएगा। तो सिविल सेवक के पद पर अब एग्जाम के द्वारा बात हुई। पहले कैसे होता था, पहले जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे और उसके शेयर धारक थे वो एक तरीके से डिसाइड करते थे कौन प्रशासनिक पद पर रहेगा, कौन सिविल सेवा पर रहेगा, और कई बार वो अपने बच्चों को या अपने जान पहचान वालों को ही उस पद पर बैठाते थे। ब्रिटिश सरकार को लगा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, भारत पे हमें बहुत 10 सालों तक रहना है, तो इसलिए सिविल सेवा की मजबूती बहुत जरूरी है। और सिविल सेवा की मजबूती के लिए जरूरी है कि इस कोड ऑफ डायरेक्टर के प्रावधान को पहले कम किया जाए। कोड ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान अगर कम होगा तभी इस अधिनियम के द्वारा हम लोग मजबूती के साथ सारी चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ब्रिटिश ने जो 1773 से अपनी शुरुआत की, 73 में किया, फिर उसके बाद हमने देखा 84 में हुआ, फिर उसके बाद 93 में हुआ, फिर 1813, फिर 1833 और उसके बाद 1853। ये सारी चीजें धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है ब्रिटिश सरकार के, और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार भारत को मुक्त व्यापार समझौते की तरफ ले जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को हटाना चाहती है। ये सारी चीजें ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे की और धीरे धीरे ऐसा टाइम आता है कि कोड ऑफ डायरेक्टर को एंड, और फिर उसके बाद भारत में 1857 का विद्रोह होगा और उसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार कहेगी 1857 का विद्रोह हो गया, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ खराबी है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा और 1858 का अधिनियम आएगा। तो 1858 का अधिनियम उन्हीं के अगले चरणों में से एक था, जिसे हम कल देखेंगे कैसे ये लोग भारत में अब पूरी तरीके से बोलेंगे भारत अब सिर्फ विक्टोरिया महारानी या राजा का घर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं है। एक और नई चालाकी, एक और नया चेहरा भारतीय लोगों पर नियंत्रण करने के लिए। अब भी अगर कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण करेगी तो भारतीय लोग गुस्से में हो जाएंगे, और जब इन्हें पता चला कि भारतीय लोगों की नाराजगी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर है तो इसलिए इन्होंने अपना एक चेहरा उतार दिया, दूसरा चेहरा पहन लिया, तो भारतीय लोगों पर कब्जा करने के लिए बोला विक्टोरिया रानी आप लोगों को रूल करेंगी। और विक्टोरिया रानी बहुत शरीफ है और सब भी समझ रहा था इतनी गोरी रानी कैसे झूठ बोलेगी, कैसे कब्जा करेगी। धीरे धीरे भारतीय लोगों को फंसाया गया और उसके बावजूद भी हम लोगों को टॉर्चर किया गया। तो ये सारी इनकी जो कहानी थी संवैधानिक तरीके से वो चलती है। 1858 को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं।